दोस्तों राजीव बोल रहा हूँ। 125 का मुकदमा वो आखिरकार होता क्या है? 125 की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं बहुत आम शब्दों में आपको बता दूं, 125 का मुकदमा बच्चे अपने पिताजी पे कर सकते हैं, बीवी अपने हस्बैंड पे कर सकती है और माँ बाप भी अपने बेटे पे कर सकते हैं। और वो किस लिए करेंगे? ऐसे बंदे पे जो कि उन्हें मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर रहा हो। यानी कि अगर माँ बाप भी ये चाहें तो अपने बेटे पे ये मुकदमा डाल सकते हैं कि बेटे ने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, माँ बाप के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ मेंटेनिंग देमसेल्व्स नहीं है, या बीवी को घर से बाहर भगा दिया, बीवी के पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई सफिशिएंट सोर्स नहीं है। और बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन, मान लीजिए बच्चा छोटा है, 18 साल से कम है, उसके पास भी कोई सफिशिएंट सोर्स नहीं है अपने आप को मेंटेन करने का, या मदर के साथ वो है तो मदर के पास भी इतना सफिशिएंट सोर्स नहीं है उसको मेंटेन करने का, तो मदर भी अपने बच्चे के साथ अपने हस्बैंड पे मुकदमा दायर कर सकती है कि हमें हस्बैंड से अप टू 50% उसकी सैलरी का मेंटेनेंस के तौर पे दिलवाया जाए। और इसमें कोई सेट फार्मूला नहीं कि 50%, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो कितना भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो पिटिशनर है उसकी सिचुएशन क्या है, उसको कितने लेवल की हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पूरे आपके केस में वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, आपके पास क्या मेरिट्स हैं, सामने वाले ने किस तरीके से लॉ को यूज़ करते हुए आप पे मुकदमा दायर करा है, आप क्या क्या चीज़ें अपने पक्ष में बोल सकते हो, ये पूरी चीज़ जब आप 125 CRPC की जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ी जो चीज़ वो है रिफ्यूज़ल, जहाँ पे लड़कियाँ अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, जो कि ये ज़्यादातर केसेस अगर हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो जो बीवियाँ हैं वही अपने हस्बैंड पे दायर कर रही हैं। ऐसा बहुत कम केसेस हुए हैं जहाँ पे माँ बाप ने दायर करे हैं अपने बच्चे के ऊपर मेंटेनेंस के लिए केसेस, लेकिन बीवियों ने ही ज़्यादातर दायर कर रखे हैं। अगर आप फैमिली कोर्ट का कभी चक्कर लगाओ अपने डिस्ट्रिक्ट में तो आपको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा 125 CRPC के केसेस दर्ज करवाए गए हैं लड़कियों द्वारा अपने हस्बैंड पर। तो ज़्यादातर जो बीवियां वो यही बताती हैं कि हमें बहुत हारसमेंट के साथ हमारे घर से जो मैरिटल होम है उनका, वहाँ से हमें भगा दिया गया है, मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, अगर बच्चा है तो वो भी मेरे पर डिपेंडेंट है, 18 साल से कम है, मेरे पास सफिशिएंट मीन्स ऑफ मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड से उसकी सैलरी का दिस एंड दिस परसेंटेज या दिस एंड दिस अमाउंट दिलवाया जाए। पिटिशनर पार्टी है, लड़की है, उसके तरफ का वकील भी इसी तरीके की एक पिटिशन फैमिली कोर्ट में दायर करता है और आपके पास उसकी एक पिटिशन की कॉपी बाय पोस्ट या लोकल थाने के थ्रू आती है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपके खिलाफ एक पिटिशन दायर करी गई है और दिस एंड दिस डेट को आपको कोर्ट में शामिल होना है। तो ये एक सीधा सीधा सा प्रोसीजर है कि कैसे ये केसेस शुरू होते हैं, और इसका बहुत प्रोसेस है। यानी कि इसको जब आप झेलना शुरू करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मेंटली ड्रेन्ड होते हो जब इस तरीके के केसेस आप पे होते हैं। ना सिर्फ वो बंदा जिस पे केस दर्ज करा गया है, भले वो आपका भाई हो, आपका बेटा हो, या कोई भी हो आपका रिलेटिव हो, जिस पे इस तरीके का फैमिली कोर्ट में इस तरीके का 125 CRPC के तहत कर कोई केस दर्ज होता है, वो बंदा कितना एग्जॉस्ट, कितना ड्रेन्ड हो जाता है। उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए लोग बाग, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, रिश्तेदार सभी ड्रेन्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से देखा जाए हारसमेंट है। इन केस अगर लड़के ने कोई गलती नहीं करी है, तो अगर करी है गलती तब तो बहुत सही है, तब तो बहुत अच्छा है कि लड़की ने उस पर इस प्रकार का केस दर्ज करा है। लेकिन अगर उसने कोई गलती नहीं करी है तो ये पूरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सबब बन जाता है। तो हमने कैसे अपने भाई का केस डील करा 125 CRPC का, तो वो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप इन शॉर्ट वीडियोस, जो कि मैं बहुत लंबी लेंथ नहीं रख रहा हूँ वीडियोस की, आप समझ पाए कि इन केसेस को कैसे डील करना है। स्टेप बाय स्टेप ही अपन चलेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।